हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल 1 टू स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ राजस्थान बोर्ड की कक्षा 8 की विज्ञान का पहला चैप्टर, जिसका नाम है कृषि प्रबंधन। इसमें फर्स्ट हेडिंग आती है फसल। जब एक ही प्रकार के पादप भूमि के बड़े क्षेत्र पर उगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? हम फसल कहते हैं। पहली हेडिंग है जिसका नाम क्या आता है? फसल। जब एक ही प्रकार के पादप भूमि के बहुत बड़े क्षेत्र पर उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। फसल को ऋतुओं के आधार पर 3 भागों में बांटा गया। जैसे ऋतु होती है हमारी, 3 प्रकार की ऋतु होती हैं, शरद, वर्षा ऋतु और ग्रीष्म ऋतु। उसी प्रकार ऋतुओं के आधार पर भी फसलों को 3 भागों में बांटा गया, जिसमें पहली आती है शरद ऋतु। शरद ऋतु में कौन सी फसल बोई जाती है? रबी की फसल। अब रबी की फसल कब से कब तक बोई जाती है? तो यह फसल अक्टूबर से फरवरी के मध्य बोई जाती है। रबी की फसल अक्टूबर से फरवरी के मध्य बोई जाती है। इसके उदाहरण गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों आदि। दूसरे नंबर की फसल आती है हमारी खरीफ की फसल। खरीफ की फसल वर्षा ऋतु में बोई जाती है। और यह फसल जून से सितंबर के मध्य बोई जाती है। खरीफ की जो फसल है वो कब बोई जाती है? जून से सितंबर के मध्य बोई जाती है। जैसे ज्वार, मक्का, मूंगफली, तिल, मूंग, उड़द आदि। तीसरे नंबर की फसल आती है हमारी जायद की फसल। तीसरे नंबर की फसल कौन सी आती है? जायद की फसल। यह फसल सबसे पहले किस ऋतु में बोई जाती है? ग्रीष्म ऋतु। जायद की फसल ग्रीष्म ऋतु के मध्य में बोई जाती है और यह मार्च से जून के महीने के अंदर क्या है? बोई जाती है। जैसे खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, लौकी आदि। दोस्तों, एक बार हम दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं। 8वीं क्लास का पहला टॉपिक है जिसका नाम क्या है? फसल। तो फसल जब एक ही प्रकार के पादप भूमि के बहुत बड़े क्षेत्र पर उगाए जाते हैं। जब एक ही प्रकार के पादप भूमि के बहुत बड़े क्षेत्र पर उगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? हम फसल कहते हैं। ऋतुओं के आधार पर फसलों को 3 भागों में बांटा गया: शरद ऋतु, वर्षा ऋतु और ग्रीष्म ऋतु। जिसमें शरद ऋतु में कौन सी फसल आती है? रबी की फसल। ग्रीष्म ऋतु में जायद की फसल तथा वर्षा ऋतु में खरीफ की फसल बोई जाती है। तो पहली फसल होती है रबी की फसल। जैसे रबी की फसल, यह फसल अक्टूबर से फरवरी के मध्य तो बोई जाती है। और अक्टूबर से फरवरी के मध्य आपको पता कौन सी ऋतु रहती है? शरद ऋतु। इसके उदाहरण गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों आदि। दूसरे नंबर की आती है खरीफ की फसल। यह फसल जून से सितंबर के मध्य में बोई जाती है। और जून से सितंबर के मध्य में कौन सी ऋतु रहती है? वर्षा ऋतु। जैसे ज्वार, मक्का, मूंगफली, तिल, मूंग, उड़द आदि। तीसरे नंबर की जो फसल आती है वो आती है हमारी जायद की फसल। यह फसल मार्च से जून के मध्य में बोई जाती है। और मार्च से जून के मध्य में कौन सी ऋतु रहती है? हमेशा ग्रीष्म ऋतु। जैसे खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, लौकी आदि की फसलें। दोस्तों, एक नोट और देख लेते हैं। किसान द्वारा फसल बोने से पूर्व खेत की तैयारी से लेकर फसल तैयार को मंडी में बेचने के लिए ले जाने तक की संपूर्ण प्रक्रिया को फसल उत्पादन कहते हैं। तो हमारी एक हेडिंग आती है फसल उत्पादन किसे कहते हैं? तो किसान द्वारा फसल बोने से पूर्व उसकी जो तैयारी रहती है और फसल को मंडी में ले जाने तक की जो संपूर्ण प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? फसल उत्पादन। एक बार दोबारा सुने। किसान द्वारा फसल को बोने से पूर्व से लेकर मंडी तक बेचने की जो संपूर्ण प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? फसल उत्पादन। आगे बढ़ते हैं हम। इसी में आगे का चरण आता है खेती या कृषि के चरण। खेती कह दो या कृषि के चरण, मतलब खेती या कृषि है वो किन किन चरणों में की जाती है। दोस्तों, आपको बता दूं, कृषि या खेती
7 चरणों में की जाती है। सबसे पहले कृषि करने में सबसे पहले मिट्टी तैयार की जाती है। अब सर मिट्टी किस प्रकार तैयार की जाती है? मिट्टी भी 2 प्रकार से तैयार की जाती है। एक तो खेतों में हल चलाकर, जो कि हमारा परंपरागत स्रोत है, और आधुनिक जो हमारा साधन है वो है ट्रैक्टर द्वारा खेत में हल चलाकर मिट्टी तैयार की जाती है। दूसरा काम आता है बुवाई करना मतलब खेतों में बीज को बोना। वो भी आजकल आधुनिक साधन ट्रैक्टर और थ्रेसर के माध्यम से क्या खेतों में बुवाई की जाती है। पहला काम होता है मिट्टी को तैयार करना मतलब खेत की जुताई करना। दूसरा कार्य होता है बुवाई करना मतलब खेतों में बीज को डालना। तीसरा चरण होता है खाद या उर्वरक डालना मतलब खेती की पैदावार को बढ़ाने के लिए उसमें खाद या उर्वरक डाले जाते हैं। अब खाद और उर्वरक में अंतर समझ ले। खाद तो जैविक पदार्थों जैसे गोबर वगैरह आदि जो कचरा होता है उसको खाद के रूप में प्रयुक्त करते हैं, तथा आधुनिक रूप में उर्वरक के रूप में हम रासायनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं। अगला चरण आता है सिंचाई करना। दोस्तों खेतों में सिंचाई करने के भी 2 साधन होते हैं जो हमने नीचे लिखे हैं। सिंचाई के साधन एक तो होता पारंपरिक साधन, दूसरा होता आधुनिक साधन। पारंपरिक साधन उसे कहते हैं जो प्राचीन काल में मतलब पुराने समय में खेतों में सिंचाई जिस साधन के माध्यम से की जाती थी वो तो कहलाते हैं पारंपरिक साधन। जैसे पहले के समय में हमारे जो पूर्वज हैं चड़स, डेखली और रहट, इनके माध्यम से क्या खेतों में सिंचाई करते थे। अब आगे का आता है आधुनिक माध्यम जो आज के युग में आज के समय में जिस साधन के माध्यम से हम खेती में पानी डालते हैं सिंचाई करते हैं वो होता है आधुनिक माध्यम। तो आज के समय में हम विद्युत पंप का उपयोग करते हैं, डीजल पंप तथा नलकूपों के द्वारा खेतों की सिंचाई की जाती है। तो हमारा चौथा टॉपिक हो गया है सिंचाई करना। आगे बढ़ते हैं फसल की सुरक्षा करना। जब फसल की सिंचाई हो जाती है, फसल उगने लग जाती है, तो उसे जानवरों से, आवारा पशुओं से बचाने के लिए किसान उसके चारों तरफ क्या लगाता, तार वगैरह की क्या लगाता है, एक दौड़ या फिर जिसे कहते हैं बाउंड्री बना देता है जिससे जानवर अंदर नहीं आ पाते। तो फसलों की सुरक्षा करना मतलब जीव जंतुओं से, पशु पक्षियों से या फसलों की रक्षा करना। अगला टॉपिक आता है, अगला चरण है फसल काटना। जब पूरी फसल तैयार हो जाती है तो उसको काटना भी अति आवश्यक होता है। तो जैसे ही फसल तैयार होती है तो उसको किसान द्वारा क्या है काट लिया जाता है। साथ में होता है अनाज का भंडारण करना मतलब जो फसल हमने काटी है उसको सुरक्षित रूप से घरों में, मंडियों में क्या है सुरक्षित भंडारण किया जाता है। तो दोस्तों दोबारा से सुन लो, खेती के 7 चरण होते हैं मतलब कृषि के या खेती करने के 7 चरण होते हैं, जिसमें पहला चरण होता है मिट्टी को तैयार करना मतलब खेतों की जुताई करना, ट्रैक्टर के माध्यम से हल चलाकर खेतों की जुताई करना। दूसरा होता है बुवाई करना मतलब खेतों में बीज को डालना, उसको लगाना। तीसरा आता है हमारा अगला चरण आता है खाद या उर्वरक देना मतलब खेतों में बुवाई के बाद में जो बीज हमने बोए उसके बाद में खेतों में खाद तथा उर्वरक डाल जाता है। अब खाद और उर्वरक में मैंने अभी आपको अंतर सिखा दिया। खाद वो होती है जो जैविक पदार्थों से बनाई जाती है जैसे गोबर, और उर्वरक वो होते हैं जो रासायनिक पदार्थ यूरिया वगैरह आते हैं जो मार्केटों में मिलते हैं, वो क्या कहलाते हैं उर्वरक देना। वैसे आजकल उर्वरकों का प्रयोग ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अगला चरण आता है सिंचाई करना। फसल उगने के बाद में उसकी सिंचाई करना भी अति आवश्यक था। और सिंचाई के दो साधन बताए मैंने अभी आपको, एक तो होता है पारंपरिक साधन और दूसरा होता है आधुनिक साधन। पारंपरिक साधन वो होते हैं जो परंपरा से मतलब पुराने समय से चलते आ रहे हैं, जैसे चड़स, ढेकली, रहट, कुएं, बावड़ी आदि के माध्यम से प्राचीन समय में क्या किया जाता है खेतों में पानी दिया जाता है, सिंचाई की जाती है। आधुनिक माध्यम मतलब आज के समय में विद्युत पंपों से, डीजल पंप, नलकूप आदि के माध्यम से क्या की जाती है सिंचाई। अगला चरण आता है हमारा फसल की सुरक्षा करना। तो फसल की सुरक्षा जीव जंतुओं से मतलब पशु पक्षी, आवारा पशु पक्षियों से फसल की क्या की जाती है सुरक्षा की जाती है। छठा चरण आता है हमारा फसल को काटना। जब फसल पूरी तरह से तैयार हो जाती है तो उसे किसान के द्वारा क्या कर लिया जाता है, उसको
काट लिया जाता है। अब काटने के बाद में फसल का मतलब जो अनाज हुआ हमारा उसका क्या करना होता है, हमें भंडारण करना होता है, इकट्ठा करना होता है, उसे सुरक्षित रखना होता है। तो अगला चरण क्या होता है, अनाज का भंडारण करना है, उसे सुरक्षित रखना। दोस्तों एक नोट से उसको और पढ़ लेते हैं कि जुताई किसे कहते हैं। मिट्टी में हल चलाकर उसको उलट पुलट कर कर पोला कर देना, वो क्या कहलाता है, जुताई। मिट्टी में हल चलाकर उलट पुलट कर उसे पोला करना जुताई कहलाता है। एक लास्ट हेडिंग बची है हमारे, उसका नाम है थ्रेशिंग, कि जब फसल कट जाती है तो उसके बाद में थ्रेशिंग की प्रक्रिया किसे कहते हैं। फसल को कटने के बाद में, जब हम फसल को काट लेते हैं तो फसल को कटने के बाद में उसे क्या हम धूप में सूखने के लिए रख देते हैं। जब वो धूप में सूख जाती है, कुछ दिनों बाद सूख जाती है, तो उसे थ्रेसर द्वारा क्या की जाती है, उसके अनाज को निकाल लिया जाता है। तो थ्रेसिंग प्रक्रिया को दोबारा समझते हैं। फसल को कटने के बाद में, फसल को कटने के बाद में उसकी नमी दूर करने के लिए उसे सुखाकर उसके बीज को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम, थ्रेसिंग। फसल को कटने के बाद में उसकी नमी को दूर करने के लिए उसे सुखाकर बीज के दानों को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती, थ्रेसिंग कहलाती। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आगे जो पहला पार्ट है, जिसे हम विज्ञान का पहला अध्याय के हमने आज पढ़ा है, उसके अगर आपको क्वेश्चन आंसर पीछे के प्रश्न उत्तर चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर तथा कमेंट करना न भूलें। नमस्ते।